सही है। तो VS कोड हमने कल देखा था और हमने ये देखा था कि फ्रंट एंड और बैक एंड का क्या फ़र्क है, और हमने ये भी देखा था कि फ्रंट एंड में HTML CSS और जावास्क्रिप्ट है। तो इतना हमने कर लिया था और हमने HTML स्टार्ट कर ली थी। तो आप में से किसी ने VS कोड इंस्टॉल किया है? कितनों ने किया है? सही है। कोई HTML टाइप करके देखी? स्क्रीन पे नजर आई? सही है भाई। देखें, जिन बच्चों ने ट्राई नहीं किया वो आज आप कर लीजिएगा, वरना आपको मैं गारंटी से बात बता रहा हूँ कि इसको एक हफ्ता गुजरा तो अगले हफ्ते आपको एक लफ्ज़ याद नहीं रहने वाला कि आपने क्या किया था क्या नहीं किया था। एक दफ़ा बस आप वो चीज़ कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके वो दिमाग में बैठ जाता है। तो इसका थोड़ा ख्याल रखें। तो ये किसी और का, हमारा बेसिकली आपके सीनियर्स हैं उनका प्रोजेक्ट खुला हुआ है। तो आपको पता है, शुक्रिया, आपको पता है कि हमने अब इसका फोल्डर चेंज करना है। सही है। अच्छा, मज़े की बात है, ये सारे आप देख रहे हैं ये फाइल्स और फोल्डर्स हैं। इंशाल्लाह आप भी इस स्टेज पे पहुंच जाएंगे जब आप इसको समझने लग जाएंगे। अभी तो आपको ये कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या चीज़ है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हम फाइल में जाएंगे और हम ओपन फोल्डर को क्लिक करेंगे। ओपन फोल्डर में आपको याद होगा कि हमने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाया था और उसका नाम था वेब एंड ऐप 4। इसको क्लिक करके हमें सिलेक्ट फोल्डर को प्रेस कर देना है। तो हमारे पास जो हमारा काम है बेसिकली वो ओपन हो चुका है। इसके बारे में हमने एक चीज पढ़ी थी कि ये क्या चीज है, एक्सप्लोरर। तो एक्सप्लोरर जो था ये आपको बताता है कि इस फोल्डर में क्या क्या पड़ा है। इधर क्या पड़ा हुआ है, index.html। सही है। तो हमने कल पढ़ा कि सबसे पहले HTML है, HTML के बाद उसका जो चाइल्ड है हेड है, और उसका सिबलिंग क्या है, बॉडी। सिबलिंग समझते हैं ना, बॉडी हेड का सिबलिंग है, बॉडी का हेड सिबलिंग है, आपस में दोनों सिबलिंग्स है। लेकिन हेड और बॉडी का पेरेंट HTML है। ये बात समझ रहे हैं, बहुत सिंपल है। हेड हमने कल देखा था कि ये कहाँ दिखता है, ब्राउजर के बिल्कुल टॉप पर, और बॉडी वो हिस्सा है जो कि आपको बेसिकली वेबसाइट दिखती है। तो अगर हम इसको दोबारा से स्टार्ट करें तो पहले HTML, फिर हमारे पास हेड, उसके बाद हमारे पास बॉडी। ऐसे ही था। सही है। अब यहां से स्टार्ट करते हैं। हेड के अंदर हमने एक टैग और बनाया था, उसका नाम क्या था, टाइटल बनाया था, और टाइटल में हमने लिख दिया था माय वेबसाइट, और हमने कहा था कि हेड का काम यहां पे खत्म हुआ। अब हम लोग आज जो है ज्यादातर काम बॉडी पे करेंगे क्योंकि हमें आज बॉडी को चेक करना है। आपने एक चीज नोट की होगी, जब भी आप इसमें कोई चीज टाइप करते हैं तो आपको रीलोड करना पड़ता है। ये बात समझ आ रही है? इसका एक हल है। आपको ये वाला बटन नजर आ रहा है, जब आप इस पर क्लिक रखेंगे तो ये आपको बोलेगा एक्सटेंशंस। क्या बोलेगा? एक्सटेंशंस। जब आप इस एक्सटेंशंस पे क्लिक करेंगे तो यहां पर एक बटन है, एक आपको कुछ टाइप करने के लिए आपको वो कह रहा है, आप यहां पे टाइप करें लाइव सर्वर। क्या टाइप करना है? लाइव सर्वर। जब आप लाइव सर्वर पे टाइप करेंगे तो ये पहला जो ये आपके पास लिंक आ रहा है, आपने इसको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला लोगो आपको नजर आएगा। सही है। ये सारी चीजें जो है वीडियो में भी रिकॉर्ड हो रही हैं, तो आपको वहां से भी आप देख सकते हैं। अभी ये देख रहे हैं कि मुझे यहाँ पे क्या दिखा रहा है, डिसेबल, क्योंकि ये मेरे पास इंस्टॉल हुआ हुआ है। अगर ये मेरे पास इंस्टॉल हुआ हुआ नहीं होता तो ये वाला बटन दिखाता इंस्टॉल। आपके पास यही बटन दिखाएगा, आपने बस इसको प्रेस कर देना है, ये खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाएगा, और इंस्टॉल होने के बाद वो ये दो बटन दिखाएगा, डिसेबल या अनस्टॉल। तो आप समझ जाएंगे आपके पास लाइव सर्वर इंस्टॉल हो चुका है। अब इसका फायदा क्या है? चलो ये मेरा हो गया, सब हो गया। अब ये आपको क्रॉस कर देना है तो आपकी टैब बंद हो जाएगी, तो आप अपनी HTML में वापस आ जाएंगे। लेकिन आप देख रहे हैं मेरा एक्सप्लोरर अभी तक नहीं आया। एक्सप्लोरर को लाने के लिए आपने ऊपर जाना है, इसको क्लिक कर देना है, आप दोबारा एक्सप्लोरर पे आ जाएंगे। अगर आप इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो नजर आएगा। अब जो आपने अभी लाइव सर्वर इंस्टॉल किया, इसका फायदा क्या था? इसका फायदा यह था कि इस फाइल पे क्लिक रख के जब आप अपना
ये सीधे हाथ वाला जो क्लिक है उसको प्रेस करेंगे तो आपको सबसे ऊपर ऊपर अब क्या दिखा रहा है, ओपन विद लाइव सर्वर। तो ओपन विद लाइव सर्वर को जब आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका ब्राउजर खोल देता है। आपका ऑटोमेटिकली ब्राउजर खुलने के बाद आपका जो कोड है वो नजर आ जाता है। लेकिन इसका एक बड़ा जबरदस्त फायदा है। देख रहे हैं ये मेरा कोड है, वो ब्राउजर है। अब जैसे ही मैं इसमें कोई चीज चेंज करूंगा, मैंने यहां पे चेंज कर लिया लेकिन ऊपर वो डॉट नजर आ रहा है, इसका मतलब अभी तक सेव नहीं हुआ है। तो मैंने सेव करने के लिए क्या दबाना है, कंट्रोल एस। तो मैंने जैसे ही कंट्रोल एस किया वहां पे खुद ब खुद चेंज हो गया। अब मुझे उसको दोबारा रीलोड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो लाइव सर्वर का ये फायदा है कि आप यहां पे तेजी से अपना काम कर सकते हैं और फौरी तौर पे अपना आउटपुट भी देख सकते हैं कि आपके पास क्या चल रहा है। ठीक है, तो फिलहाल तो हम इसको फुल साइज करते हैं ताकि हमें, वैसे हम इसको यूं करेंगे तो हमें पीछे दिख जाएगा कि क्या हो रहा है। अब हम लोग चलते हैं किसी वेबसाइट पे। अगर हम देखें तो हम लोग एक वेबसाइट है W3 स्कूल, शायद आप में से काफियों को पता भी होगा। W3 स्कूल एक बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट है जिसपे बहुत आपको ईजिली बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं करते कि ये वेबसाइट क्या है, क्यों है। ये बात करते हैं कि वेबसाइट में सबसे ज़्यादा आपको क्या दिखता है। अगर आपके सामने वेबसाइट है तो आपको सबसे ज़्यादा इसमें क्या दिख रहा है। ओवरऑल आपने वेबसाइट तो देखी होंगी। वेबसाइट किस चीज़ से बनी हुई होती है, मतलब स्क्रीन पे क्या दिखता है आपको, लोगोज वगैरह। तो लोगो बेसिकली तस्वीरें हैं। तो यानी कि एक तो तस्वीरें हैं जो आपको तस्वीरें दिख रही हैं। अब जैसे ये भी एक पीछे एक तस्वीर है, सही है। आपको ये छोटे छोटे 3 तस्वीरें यहाँ पे और दिख रही हैं। नीचे हम जाएंगे तो ये एक और तस्वीर है। तो एक तो वेबसाइट में तस्वीरें बहुत होती हैं, दूसरा कलर्स। चलें तस्वीरों में ही आ गया क्या, सर्च बार नहीं, मतलब वो बेसिक चीज। मतलब चलें एक तो आपके पास इमेजेस होती हैं। वैसे 2 चीज़ें होती हैं इसमें, एक इमेजेस होती हैं और दूसरा इसकी टेक्स्ट होती है। अगर आप इन दोनों चीज़ों को मिला लें तो बेसिकली आपकी वेबसाइट बनती है। सही है, आप इस वेबसाइट पे कहीं भी देखें आपको एक तो टेक्स्ट नज़र आता है, दूसरा आपको इमेजेस नज़र आती हैं। इमेजेस में आपके कलर्स भी आ जाते हैं क्योंकि ये जाहिर सी बात है, ये ऊपर वाला जो आपका नेविगेशन बार है ये एक वाइट कलर है। तो आप इसको ऐसे समझ लें कि ये भी एक तरह की तस्वीर है जो आपने खुद बनाई है। तो मतलब वेबसाइट बनाने के लिए मुझे 2 चीज़ों का सीखना बहुत ज़रूरी है। एक तो हमारी तस्वीरें, कि हम अपनी वेबसाइट में तस्वीरें कैसे लगाएं, दूसरा कि हम उसमें टेक्स्ट कैसे लिखें। ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे कि वेबसाइट के अंदर हर चीज़ क्या है, सॉरी HTML में हर चीज़ क्या है, टैग्स। HTML में जो काम होता है वो किस में होता है, टैग्स में होता है। तो यहाँ पे भी हर चीज़ का एक टैग है। तो सबसे पहले अब आप जो टैग्स पढ़ोगे वो, अब हेड और टाइटल सबको भूल जाएं, जो भी काम होगा वो बॉडी में होगा, पहली बात। सही है, तो अब बॉडी में हमारे पास मुझे टेक्स्ट लिखनी है, सही है, कुछ ना कुछ टाइप करना है। अभी तो मैंने बस एम ही टाइप करके आपको दिखा दिया था, पर ऐसे टाइप नहीं होता क्योंकि HTML में हर चीज़ जो है वो किसके अंदर होती है, टैग्स के अंदर होती है। बगैर टैग के कोई भी चीज़ नहीं लिखी जाती। तो टेक्स्ट के कौन कौन से टैग्स हैं, पहला सवाल ये बनता है। अगर आप कोई भी ऐसे लिखते हैं, कोई भी आप कॉपी में कोई भी काम करते हैं, तो सबसे ऊपर आप क्या लिखते हैं, हेडिंग या टाइटल। सही है, तो HTML के अंदर भी जब आप कोई चीज़ टेक्स्ट लिखते हैं और आपको हेडिंग या टाइटल लिखना है तो उसके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त टैग है, उसको हम क्या कहते हैं, H1। इसका नाम क्या है, H1। इतना तो आप समझ गए होंगे कि टैग के बीच में जो लफ्ज़ लिखा हुआ होता है वही उसका नाम होता है। जैसे यहाँ पे हेड का नाम हेड ही है, ये बॉडी का टैग है तो ये बॉडी है क्योंकि यहाँ पे बॉडी लिखा हुआ है, और इसका नाम क्या है, H1। H1 बेसिकली, H1 को H1 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि H से आता है हेडिंग। तो ये बेसिकली आपको बता रहे हैं किस चीज़ का टैग है, हेडिंग। और ये F1 क्या है इसको भी हम थोड़ी देर में देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं दिस इज हेडिंग। सही है, हम पीछे जाते हैं जो अपनी वेबसाइट थी, तो आपके पास दिख रहा है दिस इज हेडिंग। लेकिन अब इसमें एक खास बात है कि ये खुद बोल्ड हुआ हुआ है और इसका साइज बहुत बड़ा है। अभी तो मैंने थोड़ा जूम इन किया हुआ है ताकि आप लोगों को सही दिखे। तो ये इसकी एक्चुअल साइज है।
लेकिन ये साइज भी नॉर्मल टेक्स्ट के साइज से बड़ी है, और उसके बाद ये बोल्ड हुआ है, ये सब दिख रहा है। तो ये जो आपने H1 दिखा, ये सब इसने किया है। ये कैसे पता लगा? क्योंकि इसके ऊपर ही अगर आप जाएं और कुछ भी लिख दें, और वो देखें अब क्या फ़र्क है, ऊपर वाला टेक्स्ट देखें और नीचे वाला टेक्स्ट देखें। तो जो H1 है वो हेडिंग लिखता है। तो जिस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अगर आपने देखा हो तो हेडिंग्स के पहले से कोई अब पहले से आपके पास ऑप्शंस बने हुए होते हैं। अगर आप किसी को भी सिलेक्ट करके उसको हेडिंग 1 को सिलेक्ट कर लेते हैं तो वो एक बड़ा सा हेडिंग बना देता है। तो ये काम सेम भी इधर क्या कर रहा है, H1। अब H1 के अलावा और हेडिंग के कौन से टैग्स हैं, हम इसको कॉपी करते हैं। तो हमारे पास हमने क्या किया है, हमने 6 हेडिंग्स लिखी हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है उनका टेक्स्ट सेम है, सबके अंदर लिखा हुआ है दिस इज़ हेडिंग, लेकिन टैग डिफरेंट है। पहले वाले का H1, H2, H3, H4, H5 और H6। यहाँ पे विजिबली दिख रहा है कि इनका क्या फ़र्क है, कि जितना जितना आप नंबर को बढ़ाते जाएंगे उतना उसका साइज़ छोटा होता चला जाएगा। H1 इसका मतलब है कि सबसे बड़ी हेडिंग के लिए है, और H6 सबसे छोटी हेडिंग के लिए है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो है वो आपको ये चीज़ बता रहा है। सिंपल। किसी को कोई भी टैग्स में इशू है? ये बात समझ आ रही है कि एक सिंपल सा हेडिंग का टैग है, उसके अंदर आपके पास टेक्स्ट है, बस सही है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि अब H1 से H6 तक तो हमें पता चल गया कि भाई हमारे पास टैग्स होता है, फलाना ढिमकाना, हम लिख सकते हैं, कितने भी आप टैग्स लिखना चाहें लिख सकते हैं। इसके अंदर फ़र्ज़ करें ज़रूरी नहीं कि एक ही आप H1 लिखें, आप H1 दोबारा लिख सकते हैं। आप H1 लिख के इसमें लिख सकते हैं दिस इज़ हेडिंग 2, तो भी ये पॉसिबल है। अब दोनों का साइज़ भी सेम है, दोनों बोल्ड हुए हैं, बस फ़र्क क्या है कि दोनों की टेक्स्ट डिफरेंट है। आप जितने चाहें टेक्स्ट बना सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, ये आपके ऊपर है। क्यों? क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपके पास ये पूरी लिबर्टी होती है कि आप इसको जो टूल है, यानी कि इसका जो तरीक़ेकार है, अगर आप सिर्फ वो सही कर रहे हैं तो आप इससे कोई भी चीज़ जो बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो पहली तो हेडिंग हो गई। हेडिंग के बाद क्या होता है हमारे पास? हेडिंग जब हम लिख लेते हैं तो उसके बाद हमारे पास पैराग्राफ्स होते हैं। तो पैराग्राफ अंग्रेजी के लफ्ज़ से इसका टैग बना है और उसको हम क्या कहते हैं? P, सिंपल P। इसके अंदर हम थोड़ी सी कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं। तो हमारे पास हमारी हेडिंग है और उसके बाद हमारे पास क्या है? पैराग्राफ है। अब आप पैराग्राफ में देख सकते हैं कि इसका जो साइज है वो हेडिंग से छोटा है और ये बोल्ड भी नहीं है, ठीक है। और आप एक और चीज़ यहाँ पर देखें कि हेडिंग और पैराग्राफ के बीच में एक गैप है। ये ऑटोमेटिकली HTML ने गैप दिया है, और ये किसकी वजह से हुआ है? क्योंकि आपने P का टैग यूज़ किया है। अब P का टैग शुरू यहाँ से हो रहा है और ख़त्म यहाँ पर हो रहा है, और इसके बीच में जो भी टेक्स्ट है उसको पता है कि ये एक पैराग्राफ है। इसी तरीके से अगर मैं इसी पैराग्राफ के नीचे थोड़ा स्पेस दिया, अब एक बात आप देख रहे हैं कि मैं हूँ बॉडी के अंदर ही, मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो बॉडी के अंदर रहते हुए कर रहा हूँ। तो हम एक और पैराग्राफ भी यहाँ पे बना सकते हैं। हम एक और पैराग्राफ कहते हैं और इसको कहते हैं लॉरम 30। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक और पैराग्राफ बन चुका है। अगेन अब पहले पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ में दोबारा से एक एडिक्वेट डिस्टेंस है, एक थोड़ा सा फ़र्क है। उससे हमें ये पता लग रहा है कि जैसे हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में एक पूरा तरीक़ेकार है पैराग्राफ्स लिखने का, तो HTML में भी ये इनबिल्ट है। ये उनको बताया गया है कि जब आप एक न्यू पैराग्राफ करेंगे तो हमेशा वो एक तो न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। ये आप नोट करेंगे, ये अगर यहाँ पे ख़त्म हुआ तो वो दूसरी लाइन एक न्यू लाइन हुई। ऐसा नहीं हुआ कि ये वाला मेरा जो लफ्ज़ था वो इसके साथ लिख दिया गया, ठीक है। तो ये हमारे पास थोड़ा सा पैराग्राफ में फ़र्क होता है। ये बात समझ आ रही है? अब HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये तो आप जानते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या होता है कि आप दो पैराग्राफ के बीच में अगर आप एंटर हिट करें तो न्यू लाइन आती है, सही है, टेक्स्ट में एक फासला आ जाता है। लेकिन यहाँ पे मैंने
एंटर मार के दोनों पैराग्राफ्स को थोड़ा स्पेस दे दिया और अब मैं इसको कर देता हूं सेव। अगर मैं इसको यहां पे देखूं तो कोई भी फर्क नहीं आया, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपको इवन स्पेस भी जो है वो उसको बतानी पड़ती है कि आपको कितनी स्पेस देनी है, आपको न्यू लाइन देनी है या नहीं देनी, ये आपको बताना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसको एंटर मारें और ये खुद ब खुद कर दे, नहीं करेगा। इसके अलावा हम एक और काम करते हैं कि ये हमारे पास फर्ज करें लॉरेम एप्सम है, अब मैं इसको स्पेस दे देता हूं, सही है। अब अगर ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता तो भी बिल्कुल ऐसा ही दिखता जैसा आपने इसके अंदर स्पेस दी है। लेकिन अगर हम पीछे जाते हैं तो हम देखते हैं कि पहले वाले और दूसरे वाले वर्ड में कोई फर्क नहीं आया, क्योंकि अगेन ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जब तक आप इसको बताते नहीं कि यहां मुझे इसके बीच में स्पेस देनी है, ये स्पेस नहीं देगा। तो ये जो हमारे पास दो टैग्स हैं H1 और P, ये अगेन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हमारे पास किस चीज़ के टैग्स हैं? टेक्स्ट के। तो अभी हम पढ़ रहे हैं टैग्स, लेकिन अभी हम जितने भी आपके पास टैग्स की लिस्ट बनेगी, अब आप वीडियोस में अगर आप देखने आएंगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तो उसके लिए जो एक हमारे पास एक बुक है फॉर रेफरेंस और इंटरनेशनल बुक है, जिससे मैंने खुद भी पढ़ा था बेसिकली। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि अगर आप ये बुक एक दफ़ा देख रहे हैं तो आपको ये तसल्ली हो सकती है कि भाई जहाँ पे जो आप चीज़ पढ़ रहे हो वो इंटरनेशनली भी यही पढ़ाया जा रहा है। तो आप मतलब कि कहीं भी जाएंगे तो आपके पास ये श्योरिटी है कि आपने जो चीज़ पढ़ी हुई है वही सारी दुनिया भी पढ़ रही है, सही है। और जो चीज़ आपको आती है वो भी सारी दुनिया को आती है। और आपसे अगर इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, वो लाजमी सी बात है यहीं से पूछा जाएगा, फिर वो इंटरव्यू लोकल कंपनी का हो या इंटरनेशनल कंपनी का। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको सेव कर लेते हैं हमारे फोल्डर में। अब मज़े की बात है कि जब हम लोग अपने फाइल एक्सप्लोरर पे देखेंगे तो अभी भी ये यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ducket.pdf, क्योंकि ये पूरा एक प्रॉपर आपका फाइल एक्सप्लोरर है, जैसे एक विंडोज़ का फाइल एक्सप्लोरर होता है। ये जितनी भी जिस तरह की भी फाइल्स होंगी वो दिखाता है। अब ज़रा हम इस बुक को ओपन करते हैं और देखते हैं कि हमने जो पढ़ा और ये लोग जो क्या कह रहे हैं उसमें क्या फ़र्क है। तो अगर आप ये HTML का कंटेंट है, यानी कि आपका जो इंडेक्स पेज है, इस पर अगर आप देखें तो कल आके हमने सबसे पहले HTML का क्या पढ़ा था, स्ट्रक्चर, कि HTML लिखी कैसी जाती है, टैग कैसा दिखता है, टैग का शुरू कैसे होता है और टैग ख़त्म कैसे होता है, यानी कि हमने कल स्ट्रक्चर पढ़ा था। आज हम बेसिकली क्या देख रहे हैं, टेक्स्ट देख रहे हैं। तो हम इन्हीं के ही बेसिकली एक तरह से पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो हम अगर नीचे जाएँ और देखें कि स्ट्रक्चर में इन्होंने क्या दिखाया हुआ है, अगर किसी को ये पढ़ने का शौक हो तो पढ़ सकता है, मना नहीं है। एक जबरदस्त सी इसमें पिक्चर है टियरी। तो ये बेसिकली एक तस्वीर में एक खूबसूरती के साथ आपको बता रहा है कि एक टैग नज़र कैसा आता है और उस टैग के ये पार्ट्स आपको बता रहा है, कि जैसे कि ये बता रहा है कि ये लेफ्ट एंगल ब्रैकेट है और ये आपका राइट एंगल ब्रैकेट है और ये आपका कैरेक्टर है। तो ये एक तरीके से उसने आपको एक बड़ा हाईलाइट करके आपको टैग दिखाया हुआ है और नीचे बताया हुआ है ये कौन सा टैग है, ओपनिंग टैग है या स्टार्टिंग टैग है, जो कल आप बेसिकली पढ़ के आ चुके हो। क्लोजिंग टैग कैसे पता लगता था, फॉरवर्ड स्लैश से। तो ये चीज़ आप ऑलरेडी देख चुके हो। और सेकेंड ही पेज पे इन्होंने ये बताया हुआ है कि जब फॉरवर्ड स्लैश आ जाता है तो वो क्या कहलाता है, क्लोजिंग टैग कहलाता है। तो ये बेसिकली इन्होंने स्ट्रक्चर भी ऐसे बनाया हुआ है। उसके अलावा ये तस्वीर एक बड़ी ज़बरदस्त पिक्चर है जो आपको पूरा एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर और HTML का स्ट्रक्चर समझा रही है। अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देखें तो पहली जो ग्रीन लाइन है वो किसको शो कर रही है, HTML के टैग को। आपने देखा था कि जितना भी अभी हम कोड कर रहे थे, इसको अगर हम बंद कर दें, इसको भी बंद कर दें, तो सबसे ऊपर कौन है, HTML,
तो इन्होंने भी यहाँ पे ये बताया हुआ है कि जो सबको रैप करता है वो कौन है, HTML। उसके बाद इन्होंने हेड को फिलहाल साइडलाइन किया हुआ है और उसके बाद क्या दिखाया हुआ है, बॉडी। कि यानी कि सबसे पहले HTML होगा, फिर सबको रैप करेगा कौन, बॉडी। और बॉडी के अंदर आपके और टैग्स होंगे। सबसे पहले उन्होंने कौन सा बताया हुआ है, H1 और P, जो कि अभी हमने दोनों टैग्स पढ़े कि पहला H1 जो है हेडिंग का टैग है और P जो है पैराग्राफ का टैग है। इसके बाद इन्होंने एक और टैग दिखाया है, उसका नाम क्या है, H2। ये भी हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि इसका सिर्फ साइज थोड़ा छोटा होगा, है पूरी हेडिंग ही। तो ये बेसिकली इन्होंने स्ट्रक्चर में समझाया है जो आपको ऑलरेडी आता है। इस चीज पे हम थोड़ी देर बाद आएंगे जब ये आपके पास ऑलरेडी आना शुरू हो जाएंगे। तो बॉडी, हेड एंड टाइटल ये आप पढ़ चुके हैं। बॉडी का टैग, हेड का टैग और टाइटल का टैग। टाइटल का टैग किसमें था, हेड में। ये आपका हेड, इसमें क्या है, टाइटल है। अगेन किसी को अगर ये पढ़ने का शौक हो तो वो पढ़ सकता है भाई। अब यहाँ पे H1 से लेके H6 तक आज आते ही हमने पहले टैग्स ये पढ़े, और अगर आप देख सकते हैं तो उन्होंने भी बिल्कुल वैसा ही शो कराया हुआ है जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। सही, आई थिंक लॉजिकल सी चीज़ है, कोई ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी वाली बात तो है नहीं, बहुत आसान सी चीज़ है। लेकिन अगेन अगर आपको थोड़ी चीज़ कोई मुश्किल लगे तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि वही वाली बात है कि मुझे तो आसान ही लगेगा ना। उसके बाद पैराग्राफ्स। तो पैराग्राफ्स अभी हम पढ़ रहे थे और आपके लिए भी हमने 2 पैराग्राफ ही बनाए। अब ये पैराग्राफ जैसे उसने लिखा हुआ है, ये स्टार्ट यहाँ से हो रहा है और ख़त्म यहाँ पे हो रहा है, तो ये मतलब पहला पैराग्राफ है और ये दूसरा पैराग्राफ है। तीसरी चीज़ हमने ये भी देखी कि हम स्पेस कहीं भी कितना भी डालें आपके HTML को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखिएगा। अब ये आपको जितनी भी चीज़ें बताएगा ना वो टेक्स्ट से रिलेटेड ही बताएगा, और मज़े की बात है कि जितनी चीज़ें आपको बताएगा आप सब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करके आ चुके हो, तो ये समझने में ज़्यादा आसान होता है और टेक्स्ट ज़्यादा आपको मुश्किल नहीं लगता। अब आपको क्या बता रहे हैं, बोल्ड और इटैलिक। अब मतलब कि हम लोग वर्ड में ये काम करते हैं, बड़ा आसान होता है। किसी भी सेंटेंस को आपने सेलेक्ट किया और ऊपर बी का बटन दबा दिया तो क्या हो जाता है, बोल्ड हो जाता है। एक कंट्रोल बी शॉर्टकट भी है उसका। तो लेकिन अब ये काम HTML में करना है तो उन्होंने हमें क्या, कौन सा टैग दिया हुआ है, बी का। अगेन जैसे मैंने कहा कि HTML में जो भी काम होगा वो किसके थ्रू होगा, टैग्स के थ्रू होगा। तो बोल्ड हमें करना है। तो पहले तो हम अपनी वेबसाइट देख लेते हैं, इसमें अभी इसके अलावा और कोई भी चीज़ बोल्ड नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने कोड में आते हैं। अच्छा ये मैंने बंद किया हुआ है, सही है। ये मैं आपको कभी भी करूं तो आप समझ जाइएगा कि मैंने कोड को स्क्वीज किया हुआ है, छुपाया हुआ है, क्योंकि मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाना चाह रहा था। तो ये हमारी हेडिंग है, हमें इधर कोई नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी बोल्ड है। मैं चाहता हूं कि जो पैराग्राफ का पहला लेटर हो, सॉरी वर्ड हो, ये बोल्ड हो जाए। तो मैं क्या करता हूं, उसको थोड़ी स्पेस देता हूं कि थोड़ी सफाई रहे, क्योंकि मुझे पता है कि स्पेस से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब मैं एक टैग बनाता हूं बी का, सही है। मैंने बी का टैग बना दिया। अभी आप जो ये आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मैं एक लफ्ज़ लिख रहा हूँ, एंटर मार रहा हूँ, सारा कोड लिख जा रहा है वो, तो ये आप भी सीख जाएंगे। लेकिन अभी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कम से कम शुरुआत में कोड को खुद टाइप करें। क्लोजिंग टैग आपको पता है वो खुद ही लिख देता है, तो फिर भी आप जो स्टार्टिंग टैग है यानी कि ओपनिंग टैग है आपका, उसको आप खुद लिखें। ये वाला जो काम है हम आपको बाद में सिखाई देंगे। अगर मैं इसको कॉपी करूं, क्योंकि आप इतनी बात समझ गए हैं कि ये बोल्ड अगर ऐसा लिखा हुआ है तो उसका कोई फायदा नहीं है। यानी कि अगर हम इसको वापस देखें इधर, तो कोई भी चीज अभी भी बोल्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि इस बोल्ड के बीच में जब तक मैं कोई चीज नहीं लिखता वो बोल्ड नहीं होगी। तो मैंने यहां पे इसको कट किया और मैंने यहां पे पेस्ट किया। अब इस लॉरम जो ये लिखा हुआ है, इसको ओपनिंग और क्लोजिंग टैग आपस में क्लोज किया हुआ है, एक रैपिंग हुई हुई है, और ये कौन सा टैग है, बोल्ड का टैग है। तो अब हम अगर वापस जाएं तो हम देखें तो हमारे पास जो पहला वो लेटर है वो थोड़ा सा बोल्ड हो गया है। अगर हम इसको जूम इन करेंगे तो आपको ज्यादा फर्क महसूस होगा, सही है। तो पहला टैग हमारे पास बी आया। दूसरा हमारे पास टैग कौन सा है, आई फॉर इटैलिक। इटैलिक समझते हैं सब, वो जो थोड़ा सा वर्ड को यूं इंक्लाइन कर देता है।
तो हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले को हमने बोल्ड किया, दूसरे वाले पैराग्राफ के लॉरम को हम लोग आई के टैग में रैप कर देते हैं और पता देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये हुआ हुआ है बोल्ड। अब दूसरे पैराग्राफ पे जाते हैं और ये क्या हुआ हुआ है, इटैलिक। अगर आप थोड़ा फील करेंगे ये थोड़ा सा अब इंक्लिनेशन पर है। अब लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं। अब मैं चाहता हूं कि जो ये पहला वाला जो ये लॉरम है ना, ये बोल्ड भी हो और ये इटैलिक भी हो, दोनों चीजें। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने देखा है कि हम दोनों को अगर बी भी दबाएं तो वो बोल्ड हो जाता है, और उसको साथ में आई भी प्रेस करते हैं तो वो इटैलिक भी हो जाता है। अगर वो यू को प्रेस करें तो वो अंडरलाइन भी आ जाती है। हम तीनों चीजें कर सकते थे उसमें। अब ये काम हम लोग इधर कैसे कर सकते हैं? तो इसके ऊपर पहले से क्या लगा हुआ है, बोल्ड लगा हुआ है। तो अगर हम इधर दोबारा से एक आई का टैग बना दें और ये हम लोग कट कर दें पूरा, जब मैं बी के टैग के साथ मैंने उसको कट किया है, वो मैंने सारा का सारा किसके बीच में प्रिंट कर दिया है, इटैलिक के। अब सबसे पहले क्या है आई, उसके बाद क्या है बी, उसके बीच में क्या है लॉरम। अब जरा हम जाते हैं अपने टेक्स्ट पे, तो अब हमें दिखाई दे रहा है कि वो बोल्ड भी है और थोड़ा सा इटैलिक भी है, दोनों चीजें लग गई। अब आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि बी अंदर है, उसके ऊपर आई बाहर है। अगर आप बी को बाहर करें और आई को अंदर करें तो कोई फर्क पड़ेगा? वैसे आपकी लॉजिक क्या कहती है, फर्क पड़ेगा? तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि बोल्ड अपना काम कर रहा है, इटैलिक अपना काम कर रहा है। बोल्ड को नहीं पता कि वहां पे इटैलिक लगा हुआ है, इटैलिक को नहीं पता वहां पे बोल्ड लगा हुआ है। जैसे मैंने कल आपको एक बात समझाई थी कि कंप्यूटर पागल होता है, उसको कुछ नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो, वो सिर्फ वही करेगा जो आप उसको कहने को करोगे, जो कहोगे। तो आपके पास आपने कहा कि बोल्ड करो, उसने बोल्ड कर दिया, आपने कहा इटैलिक करो, उसने इटैलिक कर दिया। उसको खुद से कुछ नहीं पता कि ये क्या हुआ था। सही है। अगर आप सिर्फ साइंटेक्स से आगे हटेंगे, मतलब जो उसका तरीकेकार है उससे अगर आप आगे हटेंगे या वो काम नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है वो एरर देगा, फिर वो काम नहीं करेगा। बाकी वरना वो आपकी हर बात चुपचाप मानता है। एक और चीज हम देख लेते हैं यहाँ पे, एम्परसेंड NBSP। आपको विजिबली अब एक चीज दिख रही होगी कि दोनों के बीच में क्या है, वो हेडिंग को जरा नोट करें। पहले हेडिंग कहाँ थी, साइड पे थी, अब थोड़ा सा सेंटर में आई है। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये काम अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करना होता तब तो आप इसके आगे वो कर्सर को लाते और स्पेस बार दबाते तो वो आगे खिसक जाता। लेकिन यहाँ पर मैंने बेसिकली क्या यूज़ किया है, ये सिर्फ स्पेस देने के लिए ये पूरी एक चीज़ है। समझ रहे हैं? इसको हम क्या कहते हैं, किसी को पता है? इसको एंड कहते हैं या एम्परसेंड कहते हैं। सही है, एम्परसेंड है, NBSP और क्या है कॉलन। जब ये पूरी चीज आप एक दफा लिखते हैं तो HTML को पता लग जाता है कि आप क्या देना चाहते हैं, स्पेस। लेकिन कितनी स्पेस? एक, यानी कि आप एक दफा जब स्पेस बार को प्रेस करते हैं तो वो एक स्पेस है। तो मैंने यहाँ पे NBSP कितनी बार लिखा है, 3 बार। तो HTML को समझ आ गई कि ये आपने कितनी दफा स्पेस बार दबाया, 3 बार। तो ये स्पेस देने का सोल्यूशन ये है। एक आपको मैं बात कहूंगा कि नॉर्मली वेबसाइट्स में इसके जरिए ये काम नहीं होता। सही है। अगर आप अभी हम थोड़ी देर बाद ना एक बड़ी बड़ी वेबसाइट्स का कोड देखेंगे और आपको मैं दिखाऊंगा कि उसमें ये वाला काम नहीं होता। ये काम होता है CSS के थ्रू। सही है, क्योंकि स्पेसिंग देना, चीज़ों को अपनी जगह पे बिठाना खूबसूरती वाले हिस्से में आ जाता है। और खूबसूरती आपको पता है कौन देता है, CSS। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि HTML में भी ये चीज़ पॉसिबल है और वो इस चीज़ से होती है। क्योंकि ये इंटरव्यूज़ वगैरह में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई कौन सा वाला, अच्छा इनका सवाल है कि दिस इज के बीच में हम लोग स्पेस कैसे ला देते हैं। तो हम दिस के आगे यही 3 चीज़ें लगा देते हैं। मतलब अच्छा वो वन वर्ड जो स्पेस है, हाँ मैं समझ गया, सही है सही। वैसे अभी अगर आप देखें तो यहाँ पे दोनों चीज़ें पता लग जाएंगी। अभी दिस और इसके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस आ गई क्योंकि मैंने उसके बीच में NBSP लगाया। आपके भाई एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज
को नहीं पता होता कि आपने स्पेस देनी है या नहीं, तो लेकिन यहाँ पे जितने भी वर्ड्स हैं उनके बीच में एक स्पेस है, इज और हेडिंग के बीच में भी एक स्पेस है। तो एक चीज़ याद रखें कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हर चीज़ आपके ऊपर नहीं छोड़ी जाती, सही है। एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट लफ्ज़ सुना है कभी? डिफ़ॉल्ट कोई भी एक ऐसे फंक्शन को या ऐसी सेटिंग को कहते हैं जो आपको फैक्ट्री या जिन्होंने वो चीज़ बनाई है वो आपको पहले से लगा के देते हैं। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप इस्तेमाल करें, वो पाइथन है, जावा है, जावास्क्रिप्ट है, तो उस लैंग्वेज में हज़ारों बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें होती हैं। अब वो बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें क्या होती हैं? जो जिसने वो लैंग्वेज बनाई है उसने कहा, उसको लगा कि यार ये चीज़ सूटेबल है, और मुझे लगता है कि जो प्रोग्रामर इसको इस्तेमाल करेगा उसको नॉर्मली यही चाहिए होगा, लेकिन उसको आप बदल सकते हो, सही है। तो उनमें से एक ये चीज़ थी कि अगर आपने HTML में एक दफ़ा स्पेस बार दबाया तो HTML उसको रीड करता है, ठीक है। आप एक दफ़ा स्पेस बार दबाएंगे तो HTML को समझ आ जाती है कि यार एक दफ़ा स्पेस दिया है, लेकिन आप 2 दफ़ा स्पेस दबाएंगे तो फिर भी वो उसको क्या काउंट करेगा? एक बार ही काउंट करेगा। बात समझ आई? तो ये आता है बाय डिफ़ॉल्ट पे। आगे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास आएंगी जिनमें आपको एक बात कहूँगा कि ये प्रोग्रामर्स ने ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट दी हुई है, लेकिन इस बिहेवियर को आप ओवरराइड कर सकते हो। ओवरराइड क्या होता है कि आप कहते हो नहीं, जिन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई वो ये चाह रहे थे, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। आप बिल्कुल अपना काम करवा सकते हैं, आपको अथॉरिटी देते हैं। ये एक स्पेशल कैरेक्टर है, सही है। इसके लिए स्पेस बार देने के लिए इन्होंने कोई टैग नहीं बनाया, क्योंकि उनको पता है कि HTML के थ्रू हम लोग स्पेसिंग्स देते ही नहीं है। ये एक तरह से समझ लें एक जुगाड़ है, सही है। तो ये एक स्पेशल कैरेक्टर है बेसिकली, जो एम्परसेंड अगर आपके पास पहले आ गया ना, तो ये HTML में स्पेशल कैरेक्टर्स का रोल प्ले करता है। जैसे कि एक डिग्री का साइन होता है, एक पाई होता है, पाई देखा है सबने? एक पाई का साइन है, उसके बाद एप्सिलॉन का साइन है। ये ग्रीक लेटर्स जो बेसिकली हैं सारे, गैमा है, बीटा है, अल्फा है, ये सारी चीज़ें कहलाती हैं स्पेशल कैरेक्टर्स, जो आपको नॉर्मली आपके कीबोर्ड में नहीं दिखती। जो आपको कीबोर्ड में ना दिखे लेकिन स्क्रीन पे दिख जाए, वो एक स्पेशल कैरेक्टर है। तो अगर वो स्पेशल कैरेक्टर आपको HTML में लगाना है तो आप कैसे लगाओगे? तो उनके लिए, उस चीज़ के लिए उन्होंने क्या दिए हुए हैं? स्पेशल कैरेक्टर्स। और उन स्पेशल कैरेक्टर्स में से स्पेस भी एक स्पेशल कैरेक्टर ही है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। बेसिकली उन्होंने ये काम किया हुआ है। आप सर्च कीजिएगा एम्परसेंड स्पेशल कैरेक्टर्स इन HTML, तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। ये एप्सिलॉन, पाई, डिग्री, ये सारी चीज़ें आप उसमें से लगा सकते हो। सही है। तो हमने बोल्ड और इटैलिक देखा और स्पेसिंग्स का रूल भी देखा। उसके बाद अभी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ बता रहा है, इसको क्या कह रहे हैं? सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, सही है। अगेन दोबारा से टैग्स पे आ गए, सही है। स्पेस बार, स्पेशल कैरेक्टर्स बेसिकली एक वाहिद चीज़ है जिसका कोई टैग नहीं है। दोबारा से हम लोग इस पे आपके टैग्स पे आ गए। तो सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, किसी को आइडिया है ये क्या होता है? चलो एक काम करते हैं, इसको देख लेते हैं। अब इसको देखें, जो इसने यहां पे जो एग्जांपल दी हुई है, अब आप देख रहे हैं कि फोर्थ का जो TH है वो थोड़ा सा ऊपर है और CO2 का जो 2 है वो थोड़ा सा नीचे है। तो बेसिकली ये इफेक्ट अब आपको किस में लाना है? HTML में। क्योंकि आपको पता है अगर HTML में आप TH लिखोगे, जैसे कि हम यहाँ पे आते हैं, हम लॉरम के बाद लिखते हैं 4TH और हम पीछे जाते हैं, तो उसने 4 के साथ क्या लिख दिया? TH लिख दिया। अब वो हम चाहते हैं कि ये थोड़ा सा क्या जाए? ऊपर आ जाए। तो वो कह रहा है कि आप इसके लिए एक टैग यूज़ कर सकते हो जिसका नाम क्या है? SUP। SUP बेसिकली फुल फॉर्म क्या है? सुपरस्क्रिप्ट। तो SUP का टैग आपने बनाया और ये जो TH जिसको आपको ऊपर उठाना है उसको आपने इसके बीच में लिख दिया। जब आपने ये काम किया तो वो जो TH है अब वो 4 के थोड़ा सा ऊपर चला गया। उसके बाद जब हमारे पास केमिस्ट्री तो सबने पढ़ी है ना? केमिस्ट्री पढ़ी है सबने? CO2 किसका फॉर्मूला है? कार्बन डाइऑक्साइड की लेटेंसी कितनी होती है?
सही है, सब को हम उठाते हैं। वैसे यहाँ पे क्या हिसाब है, मैट्रिक में ऐसे ही चीटिंग करके पास हो जाते हैं या पढ़ना पड़ता है? होता है हिसाब, हिसाब होता है। किसी को वैलेंस शेल का पता है? वैलेंस शेल क्या होता है? सॉरी, सही है, वो शेल होता है। वैलेंस शेल क्या होता है फिर? जो सबसे बाहर वाला शेल होता है उसे वैलेंस शेल कहते हैं, और जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स रिसीव और लूज करता है। अभी आपकी शुरुआत है, हम आपकी फिजिक्स का भी पूरा पूरा टेस्ट लेंगे क्योंकि देख लें भाई प्रोग्रामिंग, जब आप खासतौर पे जावास्क्रिप्ट पे पहुंचेंगे फिर तो आपके हम मैथमेटिक्स का थोड़ा बहुत टेस्ट लेंगे, क्योंकि जब आपके पास लॉजिक बिल्डिंग का सवाल आता है तो मैथमेटिक्स तो लाजमी आती है। आपका एक पूरा पूरा असाइनमेंट है जिसमें परसेंटेजेस और रेशोज़ का पूरा काम होता है, तो ये थोड़ा तो होगा। उसके बाद आपके पास यूनिट्स भी आते हैं। अब फिज़िक्स में आप लोगों ने पढ़े होंगे स्केलर, फैक्टर, यूनिट्स, सही है। उम्मीद है कि आप सब ने बड़े अच्छे से पढ़े होंगे। तो देखें, प्रोग्रामिंग में थोड़ा बहुत अमल दखल है, लेकिन फिक्र ना करें, आपको फील होगा कि हमारी क्लास जो है प्रोग्रामिंग से कभी मैथ्स थोड़ी सी, फिर फिज़िक्स थोड़ी सी, थोड़ा झूलते रहेंगे। तो अभी मैंने एक टैग यूज़ किया है, कौन सा? सब, SUB। ऊपर वाला था SUP, ये है SUB, ये है सब स्क्रिप्ट। अब सब स्क्रिप्ट ऊपर वाला सुपर स्क्रिप्ट उसको ऊपर ले जाता है, सब स्क्रिप्ट इसको नीचे ले आता है। अब CO2 का फॉर्मूला तो आप सबको याद ही है, तो उसका 2 जो है नीचे आ चुका है। H2SO4 किसका होता है? सही है। MnO2, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। और कुछ कुछ ने पढ़ा है। तो हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट हमने पढ़ ली। उससे हम थोड़ा नीचे आते हैं। अब ये वही वाइट स्पेस वाली बात करेगा, जो अभी आपको मैंने बात बता दी कि वो स्पेस नहीं देगा, वो सारी इधर बकवास इधर ही कहीं पे लिखी हुई है। सही, अगेन अगर किसी को अंग्रेज़ी अच्छी करने का शौक़ है तो पढ़ सकता है। सही है। इंग्लिश वैसे पढ़ लेते हैं बुक की आप लोग? कोई ऐसा है जिसको ये पढ़ने में मसला होता है कि मतलब बुक का ये अंग्रेज़ी पढ़े और उसको समझ में ना आए कि उसने क्या बोल दिया? कोई ऐसा है? अरे शर्माने वाली बात नहीं, कोई अंग्रेज़ी हमारी कोई मादरी ज़बान थोड़ी है। इशू होता है? आप गूगल ट्रांसलेट यूज़ करते हो? हाँ, ये भी अच्छा था। उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आ रहा है, उसको अंग्रेज़ी में वो कह रहा है लाइन ब्रेक। सही है। और उर्दू ज़बान में हम उसको कहते हैं नई लाइन। सही है, सिंपल सा। नई लाइन मुझे लगता है न्यू लाइन से निकला है, थोड़ा मिलता जुलता है। तो जैसा कि हमने कहा कि भाई आप इन दोनों पैराग्राफ्स के बीच में कितनी भी लाइनें दे दें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब है ये फ़र्क लाने के लिए भी हमें कोई ना कोई क्या चाहिए होगा, एक टैग चाहिए। तो फ़र्ज़ करेंगे यहाँ पे तो न्यू लाइन लाएंगे तो ज़्यादा कोई मज़ा नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी स्पेस है। एक काम करते हैं कि इधर कहीं बीच में हम लोग इसको न्यू लाइन देते हैं। अब न्यू लाइन देने के लिए आपको क्या लगाना पड़ता है? BR। BR बेसिकली किसमें से निकला है? ब्रेक। सही है, ब्रेक तोड़ना। तो वो ब्रेक को उसने एक छोटा करके BR बना दिया है और उसका टैग बना दिया है। अब अगर हम लोग अपने कोड में जाएं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से इन के बाद से वो लाइन नीचे आ गई है, एक न्यू लाइन बन गई है। अगर हम इसको थोड़ा सा जूम आउट करेंगे तो ये आपको थोड़ा ज़्यादा विजिबल लगेगा। इसने तो बिल्कुल ही ख़त्म ही कर दिया। कहाँ पे दिया था हमने? ये रहा। अच्छा, मुझे लगा वो दो अलग अलग पैराग्राफ्स हैं। तो बेसिकली यहाँ पे बीच आपको स्पेसिंग आ गई। अब मैंने 2 दफ़ा दी है तो अब ये बिल्कुल उतनी ही स्पेसिंग है जितना एक 2 पैराग्राफ्स के बीच में होती है। अब मैं दोबारा से BR लगा दूंगा, वो एक और फासला दे देगा। तो आप BR के थ्रू स्पेसिंग्स दे सकते हैं। और अभी आगे चल के आप थोड़े बहुत जो असाइनमेंट बनाएंगे, क्योंकि तब तक आप HTML भी पढ़ चुके होंगे, CSS तो आपको आती नहीं है। तो ये जो स्पेसिंग वाला थोड़ा बहुत मसला है, ये आप किससे हैंडल करोगे ज़्यादातर? BR से। ठीक है।
अच्छा एक बात नोट की आपने, अभी तक जितने हम लोगों ने टैग्स पढ़े उनका स्टार्टिंग भी था और क्लोजिंग भी था। ये बी आर एक खास टैग है जिसका सिर्फ स्टार्टिंग है, एंडिंग नहीं है। ये देखा आपने। एक बात तो ये समझ आती है क्योंकि जो बी आर है वो आपको बता रहा है वो सिंपल क्या करता है, लाइन तोड़ता है बस, और कुछ भी नहीं करता, एक न्यू लाइन देता है। तो कोई भी चीज इसके बीच में आने का कोई तुक्की नहीं बनता कि कोई चीज इसके बीच में आए। एक तो ये एक आप मैं बता सकता हूँ भाई, पाकिस्तानी हल जो आप सिंपल आपको याद भी रहे। एक अंग्रेजों वाला हल है कि इसको हम कहते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। अब सेल्फ का मतलब होता है कि जो खुद से ही हो जाए। सेल्फ क्लोजिंग टैग का मतलब है कि ये स्टार्ट हो गया तो ये क्लोज भी खुद ही हो जाता है, इसको क्लोज करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। बेसिकली सेल्फ क्लोजिंग टैग की दो पहचान होती है कि या तो उसका क्लोजिंग टैग होता ही नहीं है, या उसका जो फॉरवर्ड स्लैश है वो आखिरी में आता है उसके। क्योंकि आप बाकी टैग्स देखें वो जो फॉरवर्ड स्लैश है, जो ये एंडिंग टैग है, क्लोजिंग टैग है, वो उसके पहले आया था। लेकिन जो सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है उसका फॉरवर्ड स्लैश उसी के स्टार्टिंग टैग के आखिर में आता है। ये भी इसकी एक पहचान है। वरना अगर आप ये ना भी लिखें तो आपका ब्राउजर समझ जाता है कि आपने क्या दिया हुआ है, बी आर दिया हुआ है, और ये खुद एक क्या है, सेल्फ क्लोजिंग टैग है। आप इसको बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा एक और हमारे पास टैग है एच आर का। अब ये एच आर का टैग क्या करता है, एक देखने से पहले हम देख लेते हैं कि भाई आगे कोई फर्क पड़ा। वेब डेवलपमेंट का एक मुझे मजे की चीज़ ये लगती है कि मैथ्स में तो आप पढ़ते हो तो लिखते जाते हो, पता नहीं पीछे क्या हो रहा है, समझ में कुछ नहीं आ रहा। सही फार्मूले लग रहे हैं, एक्स की वैल्यू आ रही है, ये क्यों आई, कैसे आई, क्यों आई, किसी को समझ में नहीं आ रहा। लेकिन वेब डेवलपमेंट का एक अच्छी चीज़ क्या है कि आप कोई भी एक लफ्ज़ लिखें, ब्राउज़र खोलें, उसका इफेक्ट चेक करें। तो ये जैसे मैंने कल कहा, कॉज एंड इफेक्ट है। कॉज एंड इफेक्ट क्या है कि आपने कोई चेंज किया और आपको उसी वक्त ही उसका इफेक्ट दिख जाता है, तो वो थोड़ा समझने में भी और याद रखने में भी आसान लगता है। और इवन अगर आप याद नहीं भी करते तो आपको पता है कि आपने बस वो टैग लगाना है और जाके देखना है कि भाई क्या बदला, आपको फट से याद आ जाएगा। अच्छा बी लगाने से बोल्ड हो गया था तो बोल्ड होता है, अगर वो आई लगाने से इटैलिक हो गया तो वो इटैलिक होता है, बी आर लगाने से न्यू लाइन आ गई तो आपको पता चल गया अच्छा ये तो न्यू लाइन के लिए था। लेकिन एच आर लगाने के बाद क्या आया है, एक विजिबल लाइन आ गई है जिसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल रूल। एच आर याद है वो उसका टैग का नाम। तो इसके जितने भी टैग के नाम है उनका कुछ ना कुछ एक मतलब है। तो एच आर बेसिकली उन्होंने किससे निकाला है, हॉरिजॉन्टल रूल्स है। तो हॉरिजॉन्टल रूल बेसिकली रूलर है। रूलर क्या होता है कि वो कोई भी स्केल टाइप, तो इन्होंने बेसिकली एक लाइन बना दी है। तो आप किसी भी दो कंटेंट को सेपरेट आउट करने के लिए ये लाइन यूज कर सकते हैं। और अगर मैं एक और चीज, इसका कोई क्लोजिंग टैग है, तो ये कौन सा टैग, किस टाइप का टैग है, सेल्फ क्लोजिंग टैग है। ये मैं काम करता हूँ यार, मैं कहता हूँ एक और एच आर लगा दो, तो आप देख रहे हैं अब हमारे पास दो लाइंस आ गई। अगर मैं इनके बीच में एक क्या लगा दूँ, बी आर, तो अब क्या हो रहा है, थोड़ी सी स्पेस आ गई। जैसा मैंने कहा कि भाई ये आपको चीज़ें बता देता है कि कैसे करनी है, उसके बाद आप उसके साथ जो भी बनाते रहें वो आपकी मर्जी है। ये आपका सिंपल आपके ऑर्डर्स को फॉलो करेगा। आपने इसको कहा कि हॉरिजॉन्टल रूल लगाओ, इसने लगा दिया। आपने कहा दूसरा भी लगाओ, इसने दूसरा भी लगा दिया। आपने कहा उसको स्पेस दो, उसको स्पेसिंग हो गई। सही है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि कुछ एरर्स करते हैं, कुछ करते हैं, बोलते हैं कि सर ये लैंग्वेज पागल हो गई है, हम इसको ये चीज़ बनाने को बोल रहे हैं वो बना नहीं रहा, या ब्राउज़र को हमने मार्जिन पैडिंग दी है बीच में लाने के लिए, वो उसको उधर ले गया। तो भाई वो उसकी गलती नहीं है, आप उसको बता गलत रहे हो। सही है। तो हमने बी आर और एच आर देखा। बी आर का मतलब क्या है, ब्रेक। एच आर का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल रूल। ये विजुअल एडिटर्स में आपको बता रहा है कि भाई वीएस कोड टाइप के सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं, नोटपैड इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद जो आपके पास दो टैग्स और हैं, उसका नाम क्या है, स्ट्रॉन्ग एंड एम्फेसिस। स्ट्रॉन्ग एंड एम्फेसिस बेसिकली जो है आपका बोल्ड एंड इटैलिक का भाई बहन है। सही है। वो कैसे, अब यहाँ पे इस लॉरम को मैंने क्या किया हुआ है, इटैलिक, इस पे मैं लगा लेता हूँ स्ट्रॉन्ग। ये स्ट्रॉन्ग शुरू हुआ और ये स्ट्रॉन्ग ख़त्म हुआ। अब देखते हैं ज़रा फ़र्क क्या है। अच्छा ये जो मैंने लॉरम था ये दूसरे पैराग्राफ का लॉरम था, तो इसमें क्या फ़र्क आया, बोल्ड हो गया। सही है। स्ट्रॉन्ग और आपस में जो बोल्ड हैं आपस में भाई भाई हैं।
दोनों का काम भी एक है, दिखते भी एक जैसे हैं, बस इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का फ़र्क है कि स्ट्रॉन्ग आप तब यूज़ करते हो जब आपको किसी चीज़ पे कोई फोकस करवाना होता है। इसका ज़्यादा ताल्लुक जो है आपकी वेबसाइट के एसईओ से। अब एसईओ क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। और ये क्या होती है, ये हम थोड़ा आगे चल के पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ होती है। ये पूरी अलग फील्ड है, वैसे आप लोगों की फील्ड नहीं है, इसके लोग अलग हैं और वो हमें बहुत तंग करते हैं। और दूसरा टैग क्या है? EM, जिसका फुल फॉर्म है एम्फेसिस। किसी को पता है एम्फेसिस का मतलब क्या होता है? किसी को पता है? तो हमने EM का टैग लगाया तो क्या फर्क आया इस पे? इटैलिक हो गया। तो जैसे मैंने कहा कि ये दोनों बोल्ड और इटैलिक के भाई बहन है, सही है। थोड़ा सा अगेन कॉन्सेप्ट में फ़र्क है कि इसके बैकएंड पे क्या हो रहा है, दिखते बिल्कुल एक जैसे हैं। ये जो मैंने अभी लफ्ज़ लिया SEO, ये बेसिकली होता है कि ये गूगल है, ये आपकी वेबसाइट किस तरीके से पढ़ेगा, इसमें सिर्फ ये थोड़ा सा फ़र्क होता है। लेकिन आप याद रख लें कि अगर आपको बोल्ड और इटैलिक करना है तो आप B और I इस्तेमाल कर लो। स्ट्रॉन्ग और EM फ़िलहाल आप छोड़ दो, वैसे भी आपका काम नहीं है। उसके बाद एक टैग आ रहा है किस चीज़ का? ब्लॉक कोड। अब ब्लॉक कोड एक ज़बरदस्त सा टैग है। सबसे पहले अगेन वही रूल करेंगे, काम करते हैं, एक और पैराग्राफ बनाते हैं, यहाँ बल्कि पैराग्राफ छोड़ते हैं, हमें क्या बनाते हैं? ब्लॉक कोड। और इसके अंदर हम थोड़ी सी टेक्स्ट लिख देते हैं। तो आपने फ़र्क देखा क्या है? सेंटर अलाइन हो गया। ये आपका पैराग्राफ चल रहा है ऊपर से और ये आपका क्या शुरू हुआ? ब्लॉक कोड। ब्लॉक कोड बेसिकली कोटेशंस हैं। आपने वेबसाइट्स के बीच में देखा होगा कोटेशंस होती हैं। तो जब कोई आपको कोटेशन किसी की बतानी होती है तो आप उसको किस में रख सकते हो? ब्लॉक कोड में। लेकिन मज़े की बात है कि आप ये सेम काम आप अगेन CSS से भी कर सकते हो। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इसके लिए ब्लॉक कोड एक अलग से टैग लगाओ। हम लोग ये जो P आपका ऊपर लगा हुआ है ना, मैं बिल्कुल इसी P को यही वाला काम कर दूंगा जो अभी ब्लॉक कोड ने किया हुआ है। ये सारा काम किससे हो रहा होता है? CSS से। नॉर्मली लोगों की CSS ज़्यादा स्ट्रांग होती है क्योंकि उससे आपका कंट्रोल ज़्यादा है और बहुत ईजी है। अभी आपने देखा कि 3 दफ़ा स्पेस बार देने के लिए आपको क्या लिखना पड़ा था? %NBSP %NBSP। और यही सेम काम आपका CSS में सिर्फ एक लफ्ज़ लिखना है, फिर उसके बाद आप उसको बोलेंगे 5 पिक्सल तो वो 5 पिक्सल की स्पेस देगा, फिर लिखेंगे 10 तो 10, 15 देंगे तो 15, आप बोलेंगे 500 तो वो स्क्रीन से ही बाहर ले जाएगा। ठीक है, तो ये हम करके देखेंगे जब हम CSS पढ़ेंगे। तो मकसद ये है कि वो आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल देता है, तो इस वजह से हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि क्या हो? CSS हो। तो ब्लॉक कोड ज़्यादा यूज़ इतना होता नहीं है। आप कर लें, वही वाली बात, आपको मना कोई नहीं करेगा, लेकिन इलॉजिकल होगा कि ब्लॉक कोड उसके लिए यूज़ नहीं होता। अच्छा, उसके बाद ये जो आपके पास अगेन आप देख रहे हैं कि ये जो आप नॉर्मली ट्यूटोरियल्स देखेंगे उनमें ये वाले टैग्स आपको नहीं पढ़ाए जाते क्योंकि हम बेसिकली बुक देख रहे हैं, तो बुक के अंदर ये हैं तो हम देखे जा रहे हैं। कुछ ऐसे इसमें चीज़ें हैं जो ज़्यादा ही कुछ इसने फजूल बोल दी हैं, उसको हम जाहिर सी बात थोड़ा बहुत स्किप करेंगे। लेकिन ये कुछ टैग्स हैं जो बड़े कमाल के हैं, वो देख लेते हैं। अब ये टैग किस चीज़ के लिए है? एब्रीविएशन। सबको पता है एब्रीविएशन क्या होता है? एब्रीविएशन पता है? एक्रोनिम्स पता है? अच्छा, CEO का फुल फॉर्म क्या होता है? नहीं पता? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO। सही है। तो ये जो शॉर्टकट होता है ना कि हम 3 वर्ड्स में लिख लेते हैं CEO, अब इसका पूरा एक मतलब है। और उसके बाद हम लिखते हैं जैसे कि आर्मी का होता है LT, LT का फुल फॉर्म होता है लेफ्टिनेंट। सही है। तो ये इस तरीके से जो हम शॉर्टकट्स लिखते हैं, अब जैसे होता है MR डॉट, तो इसका मतलब होता है मिस्टर। सही है। तो ये सारे जो शॉर्टकट्स हैं ये बेसिकली इनके फुल फॉर्म्स को हम क्या कहते हैं? एब्रीविएशंस। सही है। एब्रीविएशंस और एक्रोनिम में थोड़ा सा एक माइनर फ़र्क है, लेकिन अगेन अंग्रेज़ी की क्लास हो नहीं रही कि हम इसको एक्सप्लेन करें। बस इम्पॉर्टेंट ये है कि एब्रीविएशन क्या होती है कि आप शॉर्ट में कोई चीज़ लिखें और उसका एक बड़ा मतलब हो। जैसे आपको पता है कि नासा का भी एक फुल फॉर्म है। आपको पता है लेज़र सुना है आपने? आपको पता है लेज़र एक एब्रीविएशन है, यानी कि लेज़र का एक पूरा फुल फॉर्म है, यानी कि LASER जो उसकी स्पेलिंग है ना, वो बेसिकली उसकी स्पेलिंग नहीं है, ये कोई एक लफ्ज़ नहीं है, इसकी पूरी क्या है? फुल फॉर्म है। कभी घर जाके देखिएगा अगर आपको देखना होगा उसका फुल फॉर्म क्या है।
तो हम लोग ट्राई कर रहे थे, इसको हम मिटाते हैं। मज़े की बात है कि ये मैंने ज़िंदगी में कभी इस्तेमाल किया नहीं है, ABBR। ज़्यादातर इतना कोई इसका कोई यूजेज है नहीं, लेकिन पढ़ा लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा क्या, CEO। अब मैंने CEO कहाँ पे लिखा, ABBR के बीच में। लेकिन यहाँ पे एक निराली चीज़ हुई जो पहले नहीं हुई थी। जो आपका ओपनिंग टैग है यानी स्टार्टिंग टैग है, उसके पास जो टैग का नाम है, ABBR टैग का नाम है, कैसे पता लग रहा है ABBR इधर भी है, ABBR इधर भी है, लेकिन नाम के बाद एक स्पेस देके मैंने एक और लफ्ज लिखा है, क्या, टाइटल। एक टाइटल लिखा है, इक्वल टू का साइन लगाया है, और ये क्या है, कोटेशन। अब ये जो चीज़ है इसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट। क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट। अब ये एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, ये हम उसको थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे। पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं ये चीज़ का क्या मतलब है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सही है, यहाँ पे हमने क्या लिख लिया है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब हम ज़रा यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे लेकिन आपको क्या नज़र आ रहा है, CEO। और इसके ऊपर अगर आप क्लिक को थोड़ा मूव करेंगे, अब वो आपको क्या बता रहा है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो बेसिकली अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन देनी है, मतलब आप एक फ़र्ज़ करेंगे, आपने ये काम विकिपीडिया में बहुत देखा होगा, कभी नोट कीजिएगा, विकिपीडिया में बहुत हुआ हुआ है कि फ़र्ज़ करेंगे कोई इंपॉर्टेंट फिगर है, उसका नाम आ गया, सही, जैसे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। अगर कोई किसी और चीज़ का आर्टिकल है, उसके बीच में आ गया कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, तो जब आप उसके नेम के ऊपर थोड़ा क्लिक को मूव कर देना, ऊपर से एक विंडो खुल के आती है, उसमें फिर वो बताता है कि ये बंदा कौन था। तो उस इंपॉर्टेंट लफ्ज़ की वो एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देता है। ये काम भी बिल्कुल वैसे ही है कि आप क्या दे सकते हैं, एब्रीविएशन। आपने लिख दिया CEO, अब हो सकता है किसी को ना पता हो CEO का क्या मतलब है, तो वो यहाँ पे जब क्लिक को रखेगा तो नीचे से क्या आ जाएगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब आप देख रहे हैं कि ये सिर्फ आप HTML में लफ्ज़ लिख रहे हैं, टैग लिख रहे हैं, और सारा काम पीछे से खुद ब खुद हो जाता है। आपको ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ क्या इस्तेमाल करना सीखना है, टैग्स का, कि कब कौन सा टैग यूज़ होगा, ठीक है। और इसमें जाहिर सी बात है आपको सारे टैग याद भी नहीं रहते, है, किसी को नहीं याद रहते, लेकिन इसका मकसद होता है कॉज एंड इफेक्ट से। अब आपको ये कैसे याद रहते हैं, अब आपको एक हेडिंग चाहिए, तो आपके दिमाग में क्लिक होगा कि यार एक टैग था जो हेडिंग बनाता था, जो आपके पास है, H1 है। अब आपको पैराग्राफ लिखना है, तो आपको पता है कि पैराग्राफ लिखने के लिए कौन सा टैग है, P। अब आपको कोई चीज़ बोल्ड करनी है, तो ये है कि आपको एक चीज़ का यूज़ है, तो आपको समझ आ जाएगी कि उसका कोई ना कोई एक टैग भी था। बात समझ आ रही है? यार ये साइटेशंस बिल्कुल बकवास है। अगेन, किसी को पता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस चीज़ को क्या कहते हैं? ये चीज़ दिख रही है, स्ट्राइक थ्रू कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आप इस चीज़ को ढूंढेंगे ना, तो आपको स्ट्राइक थ्रू के नाम से मिलती है। और अगर आप दराज वगैरह पे जाएं तो उसकी जो पुरानी वाली रेट होता है उसको क्रॉस करके ऐसा ही कुछ बना हुआ होता है। तो अगर ये बता रहा है कि आपको यही काम इधर करना है, तो आप क्या, कौन सा वाला टैग यूज़ कर सकते हैं, DEL। और DEL का फुल फॉर्म क्या है, डिलीट। तो अगर फिर पूरा का पूरा लफ्ज़ मैं इसके अंदर लिख दूं और मैं पीछे जाके देखूं, तो उसने उसके ऊपर क्या लगा दिया है, क्रॉस लगा दिया है। उसके बाद आपको एक और आपके पास टैग है, और उस टैग का नाम क्या है, INS। ये बेसिकली किसकी शॉर्ट फॉर्म है, इंसर्ट की। किसकी, इंसर्ट। मैं कहता हूँ ये सारा का सारा कट करके किसके बीच में लिख दो, इंसर्ट के बीच में कट करके लिख दो, तो इन सबको क्या लग गई, अंडरलाइन। तो आप देख रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जैसा मैंने कहा कि आपको जो जो चीज़ें आती थी आप वही काम यहाँ पे सारा कर रहे हो। सिर्फ फ़र्क क्या है कि आप यहाँ पे टैग्स इस्तेमाल कर रहे हो, वहाँ पे आपके पास इन सब के बटन्स होते थे, आप वो बटन दबाते थे, वो ये काम हो जाता था। अभी आपको ये काम करने के लिए टैग्स की ज़रूरत है, क्योंकि HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और आपको यहाँ पे कोई भी काम करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स यूज़ करना पड़ता है। गूगल क्लासरूम का आपको आइडिया है, गूगल क्लासरूम, जीमेल की आईडी है सबके पास, गूगल मेल सबके पास है।
गूगल का अकाउंट तो सब चलाते होगे, मोबाइल सब चलाते होगे, तो उसके अंदर एंड्रॉयड का अकाउंट बना के रखते हैं आप। तो अगर आपके पास गूगल का अकाउंट है तो आप एक वेबसाइट पे जब जाएंगे, उसका नाम है classroom.google.com। तो ये एक गूगल क्लासरूम हमारा एक प्लेटफॉर्म है, गूगल का है वैसे तो, हमारा नहीं है। लेकिन इस पे एक फ़ायदा क्या है कि हमारे पास जितनी भी क्लासेस हैं वो यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। अब मुझे आपको कोई भी असाइनमेंट देना होगा, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन पास करनी होगी, तो हम यहाँ पर पोस्ट करते हैं, और आपको कोई मटेरियल भी पास करना होगा तो हम आपको यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे कि आपका एक छोटा सा आज के लिए असाइनमेंट है। क्या चीज़ है? तो बहुत, हम व्हाट्सएप भी कभी व्हाट्सएप का भी आपको एक ग्रुप बना लेंगे ये लोग। गूगल पे यार होंगे तो सही, मैंने गूगल क्लासरूम यूज़ किया है, हो सकता है। क्या? वो मैंने यूज़ नहीं किया है। तो एक हमारे पास एक सेंट्रल है, हमारी सारी क्लासेस इसी पे ही चलती हैं, इस वजह से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। और ये बहुत ज़बरदस्त भी है, आपको नोटिफिकेशंस, असाइनमेंट, टेस्ट वगैरह सब इससे डिलीवर हो जाता है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको बस इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। दूसरा, हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी बन जाता है, उसके अंदर भी अगर आपके पास फ़र्ज़ करें किसी दिन क्लास अगर ऑफ हो गई है किसी वजह से, या लेट हो गई है, या टाइम चेंज हो गया है, तो आपको वो मैसेज के थ्रू व्हाट्सएप के ग्रुप पे भी पता चल जाता है। अब आप एक काम करें, आप आज घर जाएं तो एक छोटा सा कोई भी पेज, सही है, किसी बुक का हो, किसी वेबसाइट का हो, आप उसको उठाएं और HTML के अंदर उसको लिखने की कोशिश करें। अब उसमें जाहिर सी बात है तस्वीरें होंगी, लिंक्स होंगे, पता नहीं क्या क्या होगा, आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपने जो जो चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे कि बोल्ड करना, इटैलिक करना, न्यू लाइन देना, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाना, हेडिंग देना, पैराग्राफ देना, कोड देना, ब्लॉक कोड जो बीच में आया, सही है, एब्रीविएशंस देना, जब ये सारी चीज़ें आपने जो जो पढ़ी हैं, आप वो एक पेज उठाएं और उसको खुद से टाइप करने की कोशिश करें, तो आपका थोड़ा इससे ज़्यादा आइडिया होगा कि आपने जो अभी तक HTML पढ़ी है वो आपको सही से आती है या नहीं। इंशाल्लाह जब आप नेक्स्ट वीक आएंगे तो हम लोग HTML को और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि HTML में अभी बहुत सारा काम रहता है। लेकिन HTML यकीन करेंगे बहुत ईजी लैंग्वेज है, इतना कोई इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद जो थोड़ी CSS है उसमें आपको लगेगा हाँ यार ये टफ़ है, लेकिन जाहिर है कि शुरू में किसी को इसको भी पिक करने में मसले मसाइल होते हैं। अगर ये देखें इसने क्या किया हुआ है शुरू से आखिर तक, एक पूरा इसी तरीके से मैं आपको कह रहा हूँ, उसने एक पेज बनाया हुआ है और इसके अंदर HTML, हेड, बॉडी, H1, H2, पैराग्राफ, एब्रीविएशन, सारे जो आपके टैग्स हैं वो यूज़ हुए हैं। तो अगर आप ये पूरे ऐसे लिख लेते हैं और जब आप अपना ब्राउज़र खोलते हैं तो आपको वैसा ही सब कुछ दिखता है जैसा आप सोच रहे थे कि आपको दिखेगा, तो समझ लेंगे आपको जितना आना चाहिए था आपको वो काम आ चुका है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। लास्ट क्लास को मैं बेसिकली वो वीडियो अपलोड करना मैं भूल गया था, तो मैं दोनों जो आज की भी और कल के दिन की भी जो क्लास की वीडियो है वो मैं आज ही अभी अपलोड कर देता हूँ, तो इंशाल्लाह आपको वो भी दिख जाएगी। सही है, तो इंशाल्लाह अगले वीक आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।